नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हिंदी व्याकरण में हम उपसर्ग का जो प्रकरण पढ़ रहे थे, आज उसमें हम उपसर्ग के प्रकारों का अंतिम प्रकार पढ़ेंगे, जिसमें हम विदेशी भाषा के उपसर्गों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने संस्कृत के उपसर्ग यानी संस्कृत के तत्सम 22 उपसर्गों पर चर्चा कर ली। उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले अव्ययों पर हमने चर्चा की, जो कि तत्सम शब्द हैं। इसके अलावा हमने हिंदी के उपसर्ग जो कि तद्भव उपसर्ग हैं उन पर चर्चा की, और आज हम विदेशी भाषा के उपसर्गों पर चर्चा करेंगे जो हिंदी में प्रचलित हैं। देखिए दोस्तों, उपसर्ग विदेशी भाषा के उपसर्गों में सबसे महत्वपूर्ण उपसर्गों से जो सवाल आते हैं वो आते हैं उर्दू के उपसर्गों से, यानी कि उर्दू भाषा जो है वो अरबी और फारसी भाषा के द्वारा ही बनी हुई या इनकी भाषा के शब्दों से बनी हुई भाषा है उर्दू। और इसके अलावा अंग्रेजी भाषा के उपसर्गों पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम उर्दू के या अरबी फारसी के उपसर्गों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला उपसर्ग है अल। अल उपसर्ग, इसका शाब्दिक अर्थ होता है निश्चित, यानी कि ये निश्चित के रूप में या निश्चित के अर्थ में प्रयुक्त होता है। इन विदेशी भाषा के उपसर्गों की खास बात यह है कि ये उर्दू या अरबी फारसी के जो उपसर्ग हैं वो उर्दू भाषा के शब्दों के साथ ही जुड़ते हैं, और अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग अंग्रेजी के शब्दों के साथ या शब्दों के साथ प्रयुक्त होते हैं। यानी कि जिस भाषा का उपसर्ग होता है वो उसी भाषा के शब्दों के साथ प्रयुक्त होता है। अल का मतलब होता है निश्चित, तो इसका मतलब अल का मतलब होता है निश्चित। तो इससे बनने वाले जो शब्द है जिनमें ये प्रयोग होता है, इसका है जैसे अलविदा, यानी निश्चित रूप से विदा, निश्चित विदा, अलविदा कह के जाते हैं, जैसे अलविदा। अलबेला, ये भी बनने वाला शब्द है इससे। अलमस्त, ठीक है, इस तरह के शब्द अल शब्द से बनते हैं। दूसरा उपसर्ग है इसका एन। एन उपसर्ग का जो प्रयोग है वो ठीक के अर्थ में प्रयुक्त होता है, ठीक, सटीक या ठीक। देखिए, इससे बनने वाले शब्दों में जैसे एन वक्त, एन मौका, एन जगह, इस तरह के शब्द बनते हैं एन उपसर्ग से। ठीक है, अगला शब्द है कम, यानी ये उपसर्ग है कम, और इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो इसी अर्थ में होता है जैसे न्यून या हीन के अर्थ में। ठीक है, इससे बनने वाले शब्दों में जैसे कमज़ोर। अब देखिए, उर्दू या अरबी फारसी के शब्दों में एक नुक्ता प्रयुक्त होता है जो 5 शब्दों में प्रयुक्त होता है। का, ख, ग, ज, फ, ये 5 व्यंजन हैं जिनके साथ ये नुक्ता का प्रयोग किया जाता है, या ये कह सकते हैं कि ये 5 व्यंजन विदेशी भाषा से लिए गए या विदेशी भाषा से हिंदी भाषा में आए हुए व्यंजन हैं। तो इनके नीचे नुक्ता आप देखेंगे कि विदेशी भाषा के शब्दों की पहचान का एक तरीका तो यही है कि क, ख, ग, ज, फ, इन शब्दों के नीचे आपको नुक्ता मिलेगा। जैसे देखिए, मौका, एन जगह, ये कमज़ोर, कम वक्त, कम सिन, कम उम्र, ये इस तरह के शब्द इससे बनते हैं कम उपसर्ग से। ठीक है, अब इसमें अगला जो उपसर्ग है वो है खुश। अब देखिए, खुश में भी ख के नीचे यहाँ नुक्ता लगा हुआ है, और खुश का मतलब होता है अच्छा। जैसे देखिए, खुश नसीब, खुश मिजाज, खुशनुमा, खुशखबरी, बहुत सारे शब्द हैं इससे बनने वाले। खुशहाल, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे खुश से बनने वाले
बहुत सारे शब्द हैं, तो इस तरह अल, ऐन, कम, खुश। इसके अलावा अगला जो उपसर्ग है विदेशी भाषा का वो है गैर। गैर, ठीक है। गैर का मतलब यहाँ पर, गैर का मतलब वही दूसरा, या कहे कि भिन्न, या कहे कि रहित, इस अर्थ में ये प्रयुक्त होता है। दूसरा, भिन्न या रहित के अर्थ में ये प्रयुक्त होता है। जैसे गैर कानूनी, कै के नीचे भी नुक्ता है। गैर जरूरी, गैर हाजिर, इस तरह के शब्द बनेंगे गैर शब्द से, ठीक है। तो इसमें गैर का मतलब हो गया दूसरा, भिन्न और रहित। अगला जो शब्द है वो है बे, और एक बा शब्द को भी हम एक साथ ही ले लेते हैं क्योंकि इन दोनों का अर्थ यहाँ पर एक ही है। जैसे बे का अर्थ होता है साथ, ठीक है, और ऐसे ही बा का अर्थ भी होता है साथ, ठीक है, साथ या सहित, इस अर्थ में ये प्रयुक्त होता है सहित, क्या, साथ। अब देखिए बे से बनने वाले शब्दों में जैसे बदौलत, बे से बनने वाले शब्दों में बदौलत, जैसे बा से बनने वाले शब्दों में जैसे बाकायदा, कायदा यानी जो तरीका है, तो बा यानी सहित या साथ, तो यहाँ कायदे के साथ, और यहाँ पर बदौलत यानी दौलत के साथ। इस तरह बे और बा दोनों शब्द एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। इससे बनने वाले और भी कई सारे शब्द जैसे बदस्तूर, सॉरी बनिस्वत, हाँ बदस्तूर भी हो जाएगा, दस्तूर यानी कोई कार्य, और बदस्तूर यानी दस्तूर के साथ, किसी परंपरा के साथ, ठीक है। बा मुलाहिजा, ठीक है, मुलाहिजे के साथ। मुलाजा मतलब किसी, अपन जो किसी से इज्जत दिखा रहे, इज्जत के साथ, तो बा मुलाहिजा, इस तरह का ये शब्द प्रयुक्त होता है यहाँ पर ब के अर्थ में, ठीक है। इसके अलावा जो अगला है वो है बे उपसर्ग। बे उपसर्ग, बे का मतलब यहाँ पर रहित के सेंस में, यानी नकारात्मक सेंस में इसका प्रयुक्त होता है, रहित या बिना। अब इसको नकारात्मक लिख सकते हैं निषेध के अर्थ में। जैसे देखिए बेहिसाब, ठीक है, बेफायदा, बेईमान, बेइज्जत। इस तरह बे का अर्थ रहित या निषेध के अर्थ में होता है, बिना या निषेध के अर्थ में। तो बेहिसाब, बेफायदा, बेईमान, बेइज्जत, बेरहम, इस तरह बनने वाले इसके शब्द हैं। बे के बाद में जो अगला उपसर्ग है वो है बद। अब देखिए ये भी उपसर्ग जितने भी हो रहे हैं ना, ये सारे, ये बाद वाले मूल शब्द भी विदेशी भाषा के मूल शब्द हैं जिनका यहाँ पर हम प्रयोग कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ बद, बद का मतलब ये बुरे के अर्थ में यहाँ पर प्रयुक्त होता है। जैसे बदनाम, बदमिजाज, बदतमीज। बदतमीज एक तो होता है तमीज, और एक बदतमीज यानी बुरी तमीज, यानी जिसमें अच्छाई नहीं हो, एटिकेट्स नहीं हो, उसको कहते हैं बदतमीज। इस तरह बद का प्रयोग भी यहाँ उपसर्ग के अर्थ में किया जाता है। अगला उपसर्ग है यहाँ पर जैसे बर, बर उपसर्ग का प्रयोग भी यहाँ पर किया जाता है। बर उपसर्ग का प्रयोग बाहर या ऊपर के अर्थ में किया जाता है। जैसे बर्दाश्त, बरखास्त, इस तरह बर के शब्द, बर शब्द का प्रयोग भी यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। बरकरार, किसी चीज़ को जैसे करार के बाहर हो जाए कोई चीज़, लेकिन
यहाँ पर इसका अर्थ भी थोड़ा सा बदल जाता है। बरकरार एक तो होता है करार, यानी किसी से करार हो गया, समझौता हो गया, और बर का मतलब वैसे तो ऊपर या बाहर होता है, लेकिन देखिए नया शब्द बरकरार का मतलब किसी चीज़ को लगातार अगर जारी रखना है, बरकरार रखना है, तो यहाँ पर बर उपसर्ग थोड़ा उल्टा सा ही अर्थ दे रहा है, इस जैसा अर्थ नहीं दे रहा, क्योंकि ये उपसर्गों की हमने परिभाषा पढ़ चुके हैं कि नए शब्दों के साथ मिलकर के उनके अर्थ को भी ये बदल देते हैं। ठीक है, बर के बाद में जो अगला उपसर्ग प्रयुक्त होता है वो होता है बिला। कम प्रयुक्त होता है ये, यहाँ बिला, या बिला का मतलब होता है बिना या रहित की सेंस में होता है बिना। जैसे देखिए बिला वजह, बिला फर्ज, बिला कानून। इस तरह ये बिला का अर्थ बिना के सेंस में यहाँ पर होता है। और एक इससे मिलता जुलता सा ही उपसर्ग है बिल, जो कि ये हालांकि ये हलंत इन भाषाओं में प्रयुक्त होता नहीं है, फिर भी कई बार जब ये प्रयुक्त होता है तो इसका जो अंतिम जो स्वर है वो निकल जाता है। जैसे बिल फर्ज, इसका जो अर्थ है वो होता है बिना, इसका अर्थ भी बिना के अर्थ में प्रयुक्त होता है, जैसे बिल फर्ज। ठीक है, इस तरह ये बिल शब्द का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। देखिए उर्दू के या कहें कि अरबी फारसी के ये जो शब्द हैं बहुत परीक्षाओं में आजकल पूछे जाने लग गए हैं, और क्योंकि ये हिंदी में इस प्रकार से मिश्रित या मिक्स हो गए हैं कि हमसे कोई पूछे कि ये अब कोई खुश शब्द किसी को पता ही नहीं है, खुश कौन सी भाषा का शब्द है, खुश शब्द तो विदेशी भाषा का है और खुशी शब्द जो है हिंदी भाषा का है। तो बहुत मिलते जुलते से ये शब्द हैं जिनका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। देखिए अगला है उपसर्ग, इसमें ला। ला उपसर्ग है। जैसे ला का अर्थ जिस अर्थ में ला को प्रयोग किया जाता है वो है बिना, जैसे ला इलाज, ला वारिस। ठीक है, इस तरह ला शब्द का प्रयोग भी यहाँ पर किया जाता है। ला इलाज, लावारिस, लाचार भी इससे बनने वाला शब्द है। ठीक है, अगला जो उपसर्ग है वो है इसमें जैसे दर। दर का मतलब होता है मैं, जैसे दर हकीकत, दरमियान। ठीक है, इस तरह दर का जो प्रयोग है, दर का मतलब दरवाजा भी होता है, जैसे कहते हैं दर पे आया, दर यानी दरवाजा। ठीक है, और यहाँ इसका अर्थ मैं भी होता है, यानी ये उपसर्ग के ही सेंस में प्रयुक्त होता है दर शब्द। तो दर हकीकत यानी हकीकत में, दरमियान, दरमियान का मतलब ऐसे बीच में होता है, दो लोगों के बीच में, उसके दरमियान। इस तरह का यहाँ पर प्रयोग हुआ है दर का। एक अगला जो शब्द है वो है ना। ना का अर्थ होता है यहाँ बिना। ठीक है, जैसे नालायक, जो लायक नहीं हो। ठीक है, क्या मतलब होता है? ना का अर्थ होता है बिना के अर्थ में, नहीं नकारात्मक अर्थ में होता है, और इसका शब्द जो बनता है नालायक, नापसंद, इस तरह के शब्द भी इससे बनते हैं। ठीक है, अगला जो उपसर्ग है 16वां उपसर्ग, ऐसे सर। सर का मतलब अच्छा। अब ये अंग्रेजी में भी एक सर चलता है इस तरह SIR, श्रीमान के अर्थ में, लेकिन यहाँ थोड़ा सा इसका अर्थ अलग है, अच्छे के अर्थ में है। जैसे सरपंच, अच्छा पंच। ठीक है, सरदार, अच्छा दार। दार का मतलब होता है मालिक, तो वही होता है सरदार। ठीक है, सरदार, सरपंच। तो सर अगर पूछ ले कोई तो इसमें क्या है, तो इसमें ये सर जो है वो उपसर्ग के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। एक और शब्द चलता है सरनाम। अब देखिए नाम मतलब जो जिसका, सरनाम का मतलब होता है प्रचलित नाम जो भी है, प्रचलित नाम। सर यानी अच्छा नाम, जिसका बहुत प्रसिद्धि जिसकी हो चुकी है उसको कहते हैं सरनाम। ठीक है, अगला उपसर्ग है हर। हर का मतलब होता है वही प्रत्येक। बहुत सारे शब्दों में, समासों में हमने पढ़ा है, जैसे हर पल, हर रोज, हर घड़ी। इस तरह
ये हर का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है प्रत्येक के अर्थ में। अगला उपसर्ग है हम का मतलब होता है समान या साथ। ठीक है, बहुत अच्छा शब्द है, अच्छा उपसर्ग है। ये सर्वनाम के अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है इसको, हम जा रहे हैं। लेकिन यहाँ हम का अर्थ समान के अर्थ में किया जाता है, जैसे हम सफ़र, हम उम्र यानी समान उम्र का, हम राही यानी समान राह पे चलने वाले दो लोग होते हैं हमराही, हम जोली मित्रता के या मित्रों के बारे में कहा जाता है, हम दर्द यानी एक जैसा दर्द या एक किसी के दर्द को महसूस करने वाला अच्छे दोस्त के सेंस में ये प्रयुक्त होता है। ठीक है, इसका अंतिम जो उपसर्ग है वो होता है नेक। नेक का अर्थ भी एक तरह से भले या भला अच्छा के अर्थ में प्रयोग होता है, जैसे नेक दिल। ठीक है, नेक दिल। इस तरह के ये शब्द हैं जिनका प्रयोग हम उर्दू यानी कि अरबी और फारसी भाषा के शब्दों में करते हैं। अब इसके अलावा अंग्रेजी भाषा के भी कुछ उपसर्ग हैं जो कि परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। यहाँ हमें ये बात ध्यान देने की है कि अंग्रेजी के उपसर्गों का प्रयोग अंग्रेजी के शब्दों के साथ ही हम करेंगे। हालांकि उनको लिखते समय, अब जैसे हम हॉस्पिटल बोल देते हैं, हमें कई बार पता भी नहीं चलता हॉस्पिटल से कब अस्पताल बन गया। अब अस्पताल कोई शब्द है क्या? अंग्रेजी भाषा के हॉस्पिटल का ही बिगड़ा हुआ रूप है वो, लेकिन हमें बोलते समय कई बार नहीं पता चलता। तो हम अंग्रेजी भाषा के उन उपसर्गों की चर्चा करेंगे। जैसे सब उपसर्ग है, सब का जो अर्थ है वो उप के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। उप यानी छोटा, अधीनस्थ। ठीक है, जैसे सब रजिस्ट्रार। बात ध्यान रखने की ये है कि ये सब हिंदी में भी चलता है, सब सभी, ये इसका ये रूप चलता है, सब बोल देते हैं हम लेकिन सभी। लेकिन यहाँ सब का मतलब होता है SUB, सब। उप यानी सब रजिस्ट्रार, अंग्रेजी के शब्दों के साथ ही ये प्रयुक्त होगा। जैसे एक परीक्षा की तैयारी करते हैं हम SI की, हिंदी में ऐसे लिखते हैं उसको सब इंस्पेक्टर, होता तो अंग्रेजी है ये, लेकिन लिखा ऐसे जाता है कई बार सब इंस्पेक्टर। ठीक है, तो इस सब उपसर्ग का प्रयोग हो गया। इस तरह हेड उपसर्ग का प्रयोग होता है मुख्य के अर्थ में, जैसे हेडमास्टर। अब ये मास्टर शब्द जो है वो अंग्रेजी का शब्द है, सॉरी हम लिख दिया हेड मास्टर। ठीक है, हेड मिस्ट्रेस, हेड एग्जामिनर। इस तरह से ये अंग्रेजी के शब्दों के साथ में ही प्रयुक्त होने वाले उपसर्ग हैं, क्योंकि ये अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग हैं। अगला है हाफ। ठीक है, हाफ का मतलब ये आधा। हिंदी में तो आधा या चलता ही है, जैसे अध चलता है, अध पका, या आधा हाफ है। इसके साथ में अंग्रेजी का ही प्रयोग होगा, जैसे हाफ टिकट। अब टिकट शब्द अंग्रेजी का है, आधा टिकट। हाफ माइंड, ये शब्द तो खूब सुना होगा सबने। ठीक है, तो इस तरह हाफ टिकट, हाफ माइंड, इस तरह का प्रयोग होता है यहाँ पर। अगला जो शब्द है वो है जैसे चीफ। चीफ का अर्थ भी मुख्य के सेंस में होता है, जैसे चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर। ठीक है, तो ये अंग्रेजी के कुछ शब्द हैं जो इस तरह अंग्रेजी के शब्दों के, इनको तो आप देखते ही आराम से पता चल जाएगा कि ऐसे अंग्रेजी भाषा के हैं। कम पूछता है इसमें से। वाइस का मतलब भी उप होता है, जैसे वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट। इस तरह के शब्द हैं। इसके अलावा इसमें एक शब्द और चलता है जैसे डिप्टी, जो काफ़ी प्रचलन में है और आपने कभी राजस्थान की राजनीति में तो बहुत सुना होगा इसको, डिप्टी CM।
डिप्टी सीएम, अब यहाँ पर चीफ मिनिस्टर लिख दो, या तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर। अब देखिए यहाँ पर चीफ और डिप्टी दो उपसर्ग आ गए हैं ना, ऐसा शब्द है ये। तो इस तरह ये कुछ शब्द हैं अंग्रेजी के जो अंग्रेजी भाषा के शब्दों के साथ ही प्रयुक्त होते हैं। दोस्तों ये उपसर्ग वाला प्रकरण हमारा समाप्त हो चुका है। अगर उपसर्ग से संबंधित कोई भी आपका सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे YouTube चैनल पर लिख सकते हैं। थैंक यू।